मान लो हम छोटे बच्चों को मैथ्स पढ़ाने की वेबसाइट बनाना चाहते हैं। पहला काम हम करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट पे 2 का टेबल दिखाने का। तो कैसे करेंगे? सर ये तो सिंपल है, इसमें तो जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत भी नहीं है। HTML फाइल में टेबल की हर एक लाइन के लिए अलग अलग पैराग्राफ लिख देंगे। बिल्कुल सही। देखो वेबसाइट पे 2 का टेबल दिखने लग गया है और हम चाहें तो CSS लगा के इसे सुंदर भी बना सकते हैं। इस तरीके में बस एक प्रॉब्लम है, वेबसाइट पर हमेशा 2 का टेबल ही दिखेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि कंट्रोल यूजर के हाथ में हो। वो 3 लिखे तो स्क्रीन पर 3 का टेबल दिखे, वो 4 लिखे तो स्क्रीन पर 4 का टेबल दिखे। लेकिन ये सिर्फ HTML से तो नहीं हो पाएगा। इसके लिए हमें हेल्प लेनी होगी जावास्क्रिप्ट की। हम ये सारे पैराग्राफ सीधा HTML में ना लिखकर जावास्क्रिप्ट की एक स्ट्रिंग में लिख लेंगे और फिर document.write की हेल्प से उस जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग को HTML तक पहुंचा देंगे। और इस सब से पहले एक प्रॉम्प्ट दिखाकर यूजर से पूछ लेंगे कि उसे किसका टेबल देखना है। लेकिन ये क्या, प्रॉम्प्ट में कुछ भी लिखो, टेबल तो अभी भी 2 का ही दिख रहा है। क्यों भला? सर हमने यूज़र से नंबर मांग तो लिया, पर वो नंबर कहीं यूज़ तो किया ही नहीं है। सही बात है, यहाँ हमने अभी भी 2 ही लिखा हुआ है। इस तरह के फिक्स्ड डेटा को कोडिंग की दुनिया में कहते हैं हार्ड कोडेड डेटा। हमें यहाँ इस फिक्स्ड डेटा की जगह, इस हार्ड कोडेड डेटा की जगह यूजर द्वारा दिया गया नंबर यूज करना है। यानी हमें यहाँ 2 की जगह किसका टेबल वेरिएबल की वैल्यू यूज करनी है। कैसे करोगे? सर ये तो पिछली वीडियो में पढ़ा था। हम लिख देंगे डॉलर, ओपनिंग करली ब्रेस, क्लोजिंग करली ब्रेस और उनके बीच में वेरिएबल का नाम, यानी कि किसका टेबल। ये काम हम बाकी सारे पैराग्राफ्स में भी कर देंगे। बिल्कुल सही। देखो यहाँ 2 नहीं बल्कि यूजर द्वारा दिया गया नंबर आ रहा है। लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी है। देखो यहाँ लिखा तो 5 आ रहा है, पर टेबल अभी भी 2 का ही दिख रहा है। ऐसा क्यों? समझ गया सर, हमने यहाँ तो वेरिएबल की वैल्यू लिख दी, पर यहाँ तो अभी भी हार्ड कोडेड डेटा ही है। बिल्कुल सही। तो चलो इसे भी ठीक करते हैं। यहाँ पर तो किसका टेबल ही आ जाएगा। सवाल है बाकी सब जगह क्या करें। तो इन जगहों के लिए हम अलग अलग वेरिएबल बना लेंगे। एक result2 नाम का वेरिएबल बनाकर उसमें स्टोर कर लेंगे किसका टेबल इंटू 2। फिर एक result3 नाम का वेरिएबल बनाकर उसमें स्टोर कर लेंगे किसका टेबल इंटू 3। ऐसे ही result10 तक वेरिएबल बना लेंगे और फिर हार्ड कोडेड डेटा को हटाकर उसकी जगह ये वेरिएबल डाल देंगे। देखो अब जो भी नंबर प्रॉम्प्ट में लिखो उसका टेबल स्क्रीन पर दिख रहा है। लेकिन ये सेम काम इन वेरिएबल्स को बनाए बिना भी किया जा सकता है। यहाँ result2 लिखने की जगह सीधा किसका टेबल इंटू 2 लिख दो। ऐसे ही यहाँ पर किसका टेबल इंटू 3 लिख दो और बाकी सब जगह भी सेम ही काम करो। अब इन वेरिएबल्स की जरूरत ही नहीं है। देखो वेबसाइट अभी भी सही चल रही है। चलो अब एक चीज और ट्राई करते हैं। मान लो हम चाहते हैं कि यूजर ये तो बताए ही कि उसे किसका टेबल देखना है, पर साथ ही ये भी बताए कि कहाँ तक देखना है। अगर यूजर पहले प्रॉम्प्ट में लिखता है 3 और दूसरे प्रॉम्प्ट में लिखता है 20, तो 3 का टेबल 20 तक दिखेगा। तो चलो सबसे पहले तो एक प्रॉम्प्ट ऐड कर लेते हैं यूजर से ये पूछने के लिए कि उसे टेबल कहाँ तक देखना है। ये तो आसान था, पर असली काम तो अब है। अभी हमने यहाँ 10 पैराग्राफ लिखे हुए हैं, पर हम चाहते हैं कि यूजर इस प्रॉम्प्ट में जो भी नंबर दे
उसके हिसाब से यहाँ पैराग्राफ्स की संख्या भी चेंज हो जाए। ऐसा तो होगा नहीं कि यूज़र हमें फ़ोन करेगा कि मैं प्रॉम्प्ट में 20 लिखने वाला हूँ, तो जल्दी से अपने कोड में जाके 10 की जगह 20 पैराग्राफ लिख दो। हमें कुछ ऐसा जुगाड़ चाहिए कि यूज़र प्रॉम्प्ट में जो भी नंबर लिखे, पैराग्राफ की संख्या उसके हिसाब से अपने आप चेंज हो जाए। तो चलो एक काम करते हैं, यहाँ पहले पैराग्राफ को छोड़कर बाकी सारे पैराग्राफ हटा देते हैं। इससे वो तो नहीं हुआ जो हम चाहते थे, पर चलो समझते हैं कि अभी कोड कैसे काम कर रहा है। सबसे पहले हमारे कोड की ये लाइन रन हो रही है और इसकी वजह से यूज़र को पहला पॉपअप दिख रहा है। फिर हमारे कोड की ये लाइन रन हो रही है और यूज़र को अगला पॉपअप दिख रहा है। फिर कोड की तीसरी लाइन रन हो रही है जहां हम एक स्ट्रिंग बना रहे हैं, और फिर चौथी लाइन रन हो रही है जो उस स्ट्रिंग को HTML तक पहुंचा रही है ताकि वो स्क्रीन पर शो हो जाए। अभी हर लाइन एक एक बार रन हो रही है, पर मान लो किसी तरह कुछ ऐसा हो जाए कि ये पहली लाइन एक बार नहीं 5 बार रन हो, तो क्या होगा? सर सीधी सी बात है, एक की जगह 5 बार पॉपअप दिखेगा। ऐसे ही अगर ये दोनों लाइनें 5 बार रन हो तब क्या होगा? सर एक एक पैराग्राफ वाली 5 स्ट्रिंग बनेंगी और पांचों स्क्रीन पर शो होंगी, यानी कि स्क्रीन पर टोटल 5 पैराग्राफ दिखेंगे। बिल्कुल सही। यानी अगर यूज़र ने इस प्रॉम्प्ट में लिखा 20, तो हम चाहेंगे कि स्क्रीन पर 20 पैराग्राफ दिखें, और उसके लिए हमें ये दोनों लाइनें 20 बार रन करनी पड़ेंगी। कोड की कुछ लाइनों को बार बार रन करने के लिए यूज होता है लूप। लूप मतलब हिंदी में बोले तो गोला। जब हम इन दोनों लाइंस को लूप में डाल देंगे तो पहले ये लाइन रन होगी, फिर ये लाइन, और फिर गोला घूमना शुरू हो जाएगा और बार बार यही दोनों लाइन रन होती रहेंगी। चलो समझते हैं जावास्क्रिप्ट में लूप कैसे लिखा जाता है। लूप लिखने के वैसे तो कई तरीके हैं, पर सबसे ज़्यादा यूज होता है फॉर लूप। फॉर लूप लिखने के लिए पहले लिखा जाता है फॉर, फिर ओपनिंग पैरेंथेसिस, फिर क्लोजिंग पैरेंथेसिस, उसके बाद ओपनिंग करली ब्रेस और आखिर में क्लोजिंग करली ब्रेस। ओपनिंग और क्लोजिंग करली ब्रेस के बीच में लिखी जाती हैं कोड की वो लाइंस जो हम बार बार रन करना चाहते हैं। हमें ये दोनों लाइंस बार बार रन करनी है, तो इन्हें उठाकर हम डाल देंगे यहाँ। सर हमने ये तो बता दिया कि कौन सी लाइन बार बार रन करनी है, पर वो लाइंस कितनी बार रन करनी है ये भी तो कहीं बताना पड़ेगा ना। सही बात है, बिल्कुल बताना पड़ेगा। ये लाइंस कितनी बार रन होंगी वो लिखा जाता है इन पैरेंथेसिस के बीच में। यहाँ हमें 3 चीज़ें लिखनी होती हैं। सबसे पहले लिखा जाता है लूप शुरू होने से पहले का माहौल। आखिर में लिखा जाता है कि वो माहौल बदलेगा किस फॉर्मूले से, और दोनों के बीच में लिखा जाता है कि किस कंडीशन में लूप चलता रहेगा। मान लो हमने यहाँ लिख दिया लेट x इक्वल टू 1, यहाँ लिख दिया x इक्वल टू x प्लस 1, और यहाँ लिख दिया x लेस देन इक्वल टू 20। ध्यान रहे कि इन तीनों कोड को अलग अलग करने के लिए इनके बीच में सेमीकोलन लगा होना ज़रूरी है। ये वाला कोड तो सिर्फ एक बार रन होगा, जब लूप स्टार्ट होगा सिर्फ तब, पर ये और ये कोड बार बार रन होंगे। यानी कि लूप शुरू होने से पहले x की वैल्यू सेट हो जाएगी 1। उसके बाद बार बार ये तीनों कोड रन होते रहेंगे, पहले ये, फिर ये और फिर ये। उसके बाद कहानी रिपीट होगी, यानी कि फिर से ये, फिर ये और फिर ये। ऐसे ही गोल गोल घूमते रहेंगे तब तक जब तक कि लूप बंद नहीं हो जाता। और सर लूप बंद कब होगा? तब जब ये कंडीशन फेल हो जाएगी। चलो समझते हैं। शुरू में x की वैल्यू हो गई 1 और फिर ये तीनों स्टेप चलने शुरू हुए। यहाँ हमने लिखा हुआ है x लेस देन इक्वल टू 20, यानी ये स्टेप चेक कर रहा है कि क्या x की वैल्यू 20 से कम या 20 के बराबर है। अगर हाँ तो लूप आगे चलेगा, अगर नहीं तो लूप यहीं बंद हो जाएगा। पर x की वैल्यू तो हमने 1 सेट करी थी जो कि 20 से छोटी है,
यानी कि ये कंडीशन तो पास हो गई, इसलिए लूप आगे चलेगा और ये कोड रन होगा। और उसके बाद रन होगा ये कोड। ये कोड x की वर्तमान वैल्यू में 1 जोड़कर उसे वापस x में स्टोर कर देगा। x की वर्तमान वैल्यू है 1, उसमें 1 जोड़कर हो गया 2, यानी कि x की नई वैल्यू हो जाएगी 2। x की वैल्यू 2 सेट होने के बाद लूप का पहला चक्कर हो जाएगा कंप्लीट। अब अगला चक्कर शुरू होगा, यानी कि फिर से ये वाला कोड रन होगा। अगर x की वैल्यू 20 से ज़्यादा होती तो लूप यहीं बंद हो जाता, लेकिन पहले x की वैल्यू 1 थी, अब हो गई है 2, पर है तो अभी भी 20 से कम ही ना, इसलिए लूप बंद नहीं होगा। यानी कि हम लूप में आगे बढ़ेंगे और ये कोड रन होगा। उसके बाद हम फिर से इस कोड पर पहुंचेंगे। x की वैल्यू अभी है 2, उसमें 1 जुड़कर x की नई वैल्यू हो जाएगी 3। लूप का दूसरा चक्कर भी कंप्लीट हो गया। अब लूप का तीसरा चक्कर शुरू होगा, यानी कि फिर से ये कोड रन होगा। x की वैल्यू अब 3 हो चुकी है, यानी कि x की वैल्यू अभी भी 20 से कम ही है, इसलिए लूप बंद नहीं होगा। तो फिर से ये कोड रन होगा और उसके बाद ये कोड। 3 में 1 जुड़कर x की नई वैल्यू हो जाएगी 4। वैल्यू अभी भी 20 से कम है, यानी कि लूप अभी भी बंद नहीं होगा और ये कहानी ऐसे ही चलती रहेगी। और हर चक्कर के बाद x की वैल्यू एक एक करके बढ़ती जाएगी। सवाल है लूप बंद कब होगा? सर, जब x की वैल्यू 20 से ज़्यादा हो जाएगी। बिल्कुल सही, यानी कि बढ़ते बढ़ते जैसे ही x की वैल्यू 21 होगी, लूप बंद हो जाएगा। तो बताओ ये लूप टोटल कितने चक्कर लगाएगा? सर, लूप के पहले चक्कर के समय x की वैल्यू 1 होगी, फिर अगले चक्कर में 2 हो जाएगी, फिर 3 हो जाएगी। ऐसे ही x की वैल्यू 20 तक लूप चलेगा। यानी x की वैल्यू 1 से लेकर x की वैल्यू 20 तक लूप टोटल 20 चक्कर लगाएगा। बिल्कुल सही। और अगर लूप 20 चक्कर लगाएगा तो ये कोड 20 बार रन होगा। यहाँ हम एक बार में एक पैराग्राफ स्क्रीन पर ऐड कर रहे हैं, यानी कि 20 बार में टोटल 20 पैराग्राफ स्क्रीन पर ऐड होंगे। यानी हम जो भी नंबर यहाँ लिखेंगे उतने चक्कर लूप काटेगा और उतने ही पैराग्राफ स्क्रीन पर दिखेंगे। देखो स्क्रीन पर 20 पैराग्राफ दिख रहे हैं। मान लो यूजर ने कहा कि उसे 5 का टेबल 15 तक देखना है, तो यहाँ हमें 20 पैराग्राफ नहीं 15 पैराग्राफ दिखाने होंगे। पर हो सकता है कोई यूजर 15 तक नहीं 25 तक टेबल देखना चाहे, यानी हम यहाँ ना 20 लिख सकते हैं, ना 15 और ना ही 25। हमें यहाँ लिखना होगा ये वेरिएबल, यानी कि कहाँ तक। देखो अब पॉपअप में 5 लिखो तो 5 पैराग्राफ दिख रहे हैं और 25 लिखो तो 25 पैराग्राफ दिख रहे हैं। पैराग्राफ सही संख्या में दिखने तो लग गए हैं, पर प्रॉब्लम यह है कि सभी पैराग्राफ में सेम डेटा दिख रहा है। ये पहली लाइन तो ठीक है, पर यहाँ पे तो 5 दूनी 10 और यहाँ पे 5 तिया 15 लिखा होना चाहिए। सर, ये होगा कैसे? क्योंकि हमारे कोड में तो एक ही पैराग्राफ है, लूप लगाकर उसी को बार बार दिखा रहे हैं। जब एक पैराग्राफ है तो एक ही चीज लिख पाएंगे ना, या तो 5 दूनी 10 लिख लो या 5 तिया 15। इसका समाधान भी है और बहुत ही आसान है। ये पहला पैराग्राफ कहाँ से आया है? लूप के पहले चक्कर से। दूसरा पैराग्राफ लूप के दूसरे चक्कर से। तीसरा पैराग्राफ लूप के तीसरे चक्कर से, और ऐसे ही कहानी चली है। यहाँ तक तो क्लियर है? यानी यहाँ हमें पहले चक्कर के समय 1 लिखना है, दूसरे चक्कर के समय 2 लिखना है, तीसरे चक्कर के समय 3 लिखना है और चौथे चक्कर के समय 4 लिखना है। ये तो समझ आ गया होगा। अब ये बताओ पहले चक्कर के समय x की वैल्यू कितनी थी और दूसरे चक्कर के समय कितनी वैल्यू थी? सर, पहले चक्कर के समय x 1 था, दूसरे चक्कर के समय x हो गया 2, फिर अगले चक्कर में 3, फिर 4 और ऐसे ही बढ़ता रहा। यानी अगर हम यहाँ 1 की जगह डॉलर कर्ली ब्रेस लगाकर x लिख दें तो काम बन जाएगा।
देखो, अब पहले पैराग्राफ में 1 लिखा आ रहा है, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4 और आगे भी कहानी ऐसे ही चल रही है। पर एक चीज अभी भी रह गई, यहाँ अभी भी सेम ही डेटा दिख रहा है। इसका सॉल्यूशन भी आसान है। यहाँ लिख दो किसका टेबल इंटू एक्स। अब पहले चक्कर में नंबर 1 से मल्टीप्लाई होकर दिखेगा, दूसरे चक्कर में 2 से मल्टीप्लाई होकर और तीसरे चक्कर में 3 से मल्टीप्लाई होकर। देखो, अब हमारी वेबसाइट पूरी तरह सही से काम कर रही है। अगर पहले पॉपअप में लिखें 4 और दूसरे पॉपअप में लिखें 7 तो 4 का टेबल 7 तक दिख रहा है। यहाँ एक बात और समझ लें, इस x और इस x में फ़र्क है। ये वाला x तो स्ट्रिंग है जो कि ऐसा का ऐसा ही स्क्रीन पर दिखेगा, पर ये वाला x डॉलर कर्ली ब्रेस के अंदर लिखा हुआ है, यानी कि ये एक वेरिएबल है। इसलिए यहाँ पर x नहीं, x वेरिएबल की वैल्यू दिखेगी। चलो, फॉर लूप को थोड़ा और समझने के लिए एक असाइनमेंट और बनाकर देखते हैं। इस असाइनमेंट में हम चाहते हैं कि टेबल उल्टा दिखे, यानी अगर यूज़र पहले पॉपअप में 5 लिखे और दूसरे पॉपअप में 10 तो 5 का टेबल 10 से शुरू होकर 1 तक दिखे। टेबल 1 से 10 तक दिखाओ या 10 से 1 तक, पैराग्राफ तो 10 ही दिखाने पड़ेंगे। यानी इस सारे कोड में तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, चेंज हमें यहाँ करना पड़ेगा। मान लो कहाँ तक वेरिएबल की वैल्यू है 10, यानी x की वैल्यू 1 से शुरू होकर 10 तक जाएगी, पर यहाँ हमें उल्टा करना है। यहाँ हमें 10 से शुरू करके 1 तक दिखाना है, यानी यहाँ हमें कोई ऐसा वेरिएबल बनाना पड़ेगा जो x से उल्टा हो। अगर हम एक वेरिएबल बना लें और उसकी वैल्यू सेट कर दें कहाँ तक -x, तो हमारा काम हो जाएगा। इस फॉर्मूले के हिसाब से x जितना बड़ा होगा y उतना ही छोटा होगा, यानी लूप के हर चक्कर में जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी y की वैल्यू घटती जाएगी। चलो, अब यहाँ पर x की जगह y लिख लेते हैं। देखो, अब यहाँ पर गिनती उल्टी दिख रही है। बस एक प्रॉब्लम है, गिनती 10 से 1 तक जानी चाहिए थी, जबकि जा रही है 9 से 0 तक। तो चलो, इसे ठीक करने के लिए y की वैल्यू में 1 जोड़ देते हैं। देखो, अब गिनती ठीक दिख रही है, पर एक प्रॉब्लम अभी भी है, टेबल तो अभी भी सीधा ही दिख रहा है। हाँ सर, क्योंकि हमने यहाँ तो x की जगह y लिख दिया, पर यहाँ तो अभी भी x ही लिखा हुआ है। वेरी गुड, तो चलो यहाँ पर भी y लिख देते हैं। देखो, अब टेबल सही से उल्टा दिख रहा है। काम तो हो गया, पर इसी काम को करने का एक तरीका और भी है। अभी x की वैल्यू 1 से शुरू होकर बढ़ते बढ़ते इस वेरिएबल की वैल्यू के बराबर तक जा रही है। क्यों ना इसे उल्टा कर लें, यानी कि x की वैल्यू इस वेरिएबल के बराबर सेट करके शुरू करें और फिर x की वैल्यू बढ़ाने की जगह एक एक करके घटाते जाएं और लूप तब तक चलाएं जब तक x की वैल्यू 1 से बड़ी या उसके बराबर है। अब हमें इस y वेरिएबल की तो ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पर y की जगह x ही लिखो, काम हो जाएगा। देखो, टेबल अभी भी उल्टा ही दिख रहा है। एक बार फिर से समझ लेते हैं कि हमने क्या क्या बदलाव किए हैं। यहाँ हमने x = 1 की जगह लिख दिया है x = कहाँ तक। यहाँ x = x + 1 की जगह लिख दिया है x = x - 1 और यहाँ लिख दिया है x > 1। चलो, अब फॉर लूप का एक आखिरी असाइनमेंट और बनाकर देखते हैं। हमें ओड नंबर्स को जोड़कर रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाना है, पर कितने ओड नंबर जोड़ने हैं ये बताएगा यूज़र। अगर यूज़र पॉपअप में 5 लिखेगा तो हम पहले 5 ओड नंबर जोड़ेंगे और अगर 10 लिखेगा तो पहले 10 ओड नंबर जोड़ेंगे। पर पहले ये बताओ कि ओड नंबर क्या होता है, समझते हो ना? हाँ सर, वो नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते। वेरी गुड, तो चलो कोड लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक फॉर लूप लिख लिया। अभी के लिए मान लो
कि हमें 20 से छोटे सारे ऑड नंबर जोड़ने हैं, पर सिर्फ पॉजिटिव ऑड नंबर जोड़ने हैं, नेगेटिव ऑड नंबर पर ध्यान नहीं देना है। पॉजिटिव में सबसे छोटा ऑड नंबर है 1, तो यहाँ हम लिख देंगे लेट ऑड इक्वल टू 1, और यहाँ हम लिख देंगे ऑड इक्वल टू ऑड प्लस 2। अब लूप के हर चक्कर के बाद ऑड की वैल्यू 2-2 करके बढ़ती जाएगी, यानी कि हमें अगला अगला ऑड नंबर मिलता जाएगा। और हम ये कहानी कब तक चलाना चाहते हैं? तब तक जब तक ऑड 20 से छोटा है। तो यहाँ हम लिख देंगे ऑड लेस देन 20। और चलो डॉक्यूमेंट डॉट राइट की हेल्प से एक पैराग्राफ के अंदर डालकर स्क्रीन पर ऑड वेरिएबल की वैल्यू दिखा देते हैं। देखो, अब स्क्रीन पर 20 से छोटे सारे ऑड नंबर दिख रहे हैं, पर यह तो यूजर बताएगा कि उसे कितने ऑड नंबर देखने हैं। तो चलो प्रॉम्प्ट की हेल्प से यूजर से पूछ लेते हैं। मान लो यूजर ने पॉपअप में लिखा 15, तो पहले 15 ऑड नंबर दिखाने के लिए हमें यहाँ क्या लिखना होगा? सर, पहले 15 ऑड नंबर ढूंढने के लिए हमें 30 तक जाना पड़ेगा, क्योंकि 30 में से आधे ऑड होंगे और आधे इवन। बिल्कुल सही, यानी यहाँ हमें लिखना चाहिए काउंट इनटू 2। अब अगर यूजर पॉपअप में 15 लिखेगा तो काउंट की वैल्यू हो जाएगी 15, और 15 को 2 से गुना करके हो जाएगा 30, यानी कि ये लूप तब तक चलेगा जब तक ऑड वेरिएबल की वैल्यू 30 से कम रहेगी। देखो, पॉपअप में 5 लिखा तो पहले 5 ऑड नंबर स्क्रीन पर दिख रहे हैं, पर हमें स्क्रीन पर ऑड नंबर नहीं दिखाने, बल्कि ऑड नंबर जोड़कर उनका टोटल दिखाना है। तो हम लूप के कोड से पहले एक वेरिएबल बना लेंगे जिसकी वैल्यू रख लेंगे 0, और फिर उस वेरिएबल में एक एक करके ऑड नंबर जोड़ते जाएंगे। चलो समझते हैं ये कोड कैसे काम करेगा। लूप के पहले चक्कर के समय टोटल की वैल्यू होगी 0 और ऑड की वैल्यू 1, यानी कि 0 में 1 जुड़कर टोटल की नई वैल्यू हो जाएगी 1। लूप के दूसरे चक्कर में टोटल की वैल्यू 1 और ऑड की वैल्यू 3, तो टोटल की नई वैल्यू हो जाएगी 4। तीसरे चक्कर में टोटल की वैल्यू 4 और ऑड की वैल्यू 5, तो टोटल की नई वैल्यू हो जाएगी 9। बस इसी तरह जब तक लूप चलता रहेगा अगला अगला ऑड नंबर टोटल में जुड़ता रहेगा, यानी कि लूप बंद होने तक टोटल वेरिएबल के अंदर सारे ऑड नंबर्स का जोड़ आ चुका होगा। पर टोटल वेरिएबल में वैल्यू सिर्फ स्टोर करने से क्या फ़ायदा? वो वैल्यू स्क्रीन पे भी तो दिखानी है। तो चलो डॉक्यूमेंट डॉट राइट की हेल्प से टोटल वेरिएबल की वैल्यू स्क्रीन पर दिखा देते हैं। चलो अब टेस्ट करके देखते हैं। पॉपअप में हमने लिख दिया 3। अरे ये क्या, स्क्रीन पर 3-3 बार टोटल लिखा आ रहा है, जबकि हमें तो सारे ऑड नंबर्स को जोड़कर फाइनल टोटल दिखाना है। कोड देखकर बताओ ऐसा क्यों हो रहा होगा? सर, हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट फॉर लूप के अंदर लिखा है, तो जितने चक्कर फॉर लूप लगाएगा उतनी बार डॉक्यूमेंट डॉट राइट रन होगा, और जब डॉक्यूमेंट डॉट राइट कई बार रन होगा तो स्क्रीन पर टोटल भी कई बार दिखेगा। बिल्कुल सही बात है। अगर डॉक्यूमेंट डॉट राइट फॉर लूप के अंदर लिखोगे तो बार बार रन होगा ही, यानी अगर सिर्फ एक बार टोटल दिखाना है तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट को फॉर लूप से बाहर लिखना पड़ेगा। तो चलो डॉक्यूमेंट डॉट राइट को फॉर लूप के करली ब्रेस के बीच से हटाकर फॉर लूप के बाद लिख देते हैं। अब पहले फॉर लूप चलेगा और वो सारे ऑड नंबर्स को जोड़कर टोटल में स्टोर कर देगा, और जब फॉर लूप अपना काम करके बंद हो चुका होगा तब ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट रन होगा और टोटल की वैल्यू स्क्रीन पर दिखा देगा। देखो, अब टोटल की वैल्यू स्क्रीन पर सही से दिख रही है। सर, इसका मतलब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कब क्या कोड लूप के अंदर लिखा जाए और क्या कोड लूप के बाहर। हाँ बिल्कुल, जैसे इस असाइनमेंट में ये लाइन फॉर लूप के बाद लिखनी ज़रूरी है, ऐसे ही ये लाइन फॉर लूप से पहले लिखनी ज़रूरी है। अगर हम ये लाइन फॉर लूप के अंदर लिखेंगे तो ये लाइन लूप के हर चक्कर में रन होगी,
यानी हर चक्कर में टोटल की वैल्यू वापस 0 हो जाएगी। इस वजह से हम टोटल में जो भी जोड़ रहे हैं वो सब बेकार जाएगा। इसलिए ये लाइन फॉर लूप से पहले ही लिखी होनी ज़रूरी है। उम्मीद है फॉर लूप की कहानी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर थोड़ा बहुत कुछ कन्फ्यूज़न है तो वो आगे की वीडियोज़ में दूर हो जाएगा जब हम फॉर लूप का इस्तेमाल बार बार करेंगे। चलो अब छोटी छोटी एक दो चीज़ें और पढ़ लेते हैं। यहाँ हम टोटल की पुरानी वैल्यू में कुछ जोड़कर उसे वापस टोटल वेरिएबल में ही स्टोर कर रहे हैं, और ऐसा ही यहाँ भी कर रहे हैं। यहाँ ओड वेरिएबल की वैल्यू में कुछ जोड़कर उसे वापस ओड वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। कोडिंग की दुनिया में ऐसा करने की ज़रूरत अक्सर पड़ती है। फिर से दोहरा दूं, हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं? किसी वेरिएबल में कुछ जोड़कर उसे वापस उसी वेरिएबल में स्टोर कर लेना। क्योंकि ऐसा कोड बहुत बार लिखना पड़ता है, इसलिए जावास्क्रिप्ट में इसे लिखने का एक शॉर्टकट तरीका और है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस इक्वल टू वाई। x इक्वल टू एक्स प्लस वाई लिखो या x प्लस इक्वल टू वाई, मतलब एक ही है। ऐसे ही अगर कहीं x इक्वल टू एक्स माइनस वाई लिखा है तो उसकी जगह x माइनस इक्वल टू वाई भी लिख सकते हो। यानी हम यहाँ टोटल इक्वल टू टोटल प्लस ओड की जगह टोटल प्लस इक्वल टू ओड भी लिख सकते हैं। इन दोनों लाइनों का मतलब सेम ही है। तो चलो ये लाइन हटा देते हैं और यहाँ भी ओड इक्वल टू ओड प्लस 2 की जगह ओड प्लस इक्वल टू 2 लिख देते हैं। ये बात तो क्लियर है कि अगर कहीं x इक्वल टू एक्स प्लस 3 लिखा है तो उसकी जगह x प्लस इक्वल टू 3 लिखा जा सकता है। ऐसे ही x इक्वल टू एक्स प्लस 2 की जगह x प्लस इक्वल टू 2 लिखा जा सकता है, और x इक्वल टू एक्स प्लस 1 की जगह x प्लस इक्वल टू 1 लिखा जा सकता है। लेकिन जब 1 जोड़ा जा रहा हो तो उसे लिखने का एक तीसरा तरीका भी है, x प्लस प्लस। x प्लस प्लस माने x प्लस इक्वल टू 1, या कहें x इक्वल टू एक्स प्लस 1। ऐसे ही x इक्वल टू एक्स माइनस 1 की जगह x माइनस इक्वल टू 1 तो लिख ही सकते हैं, x माइनस माइनस भी लिख सकते हैं। चलो जाते जाते एक बार चेक कर लेते हैं कि तुम्हें फॉर लूप कितना समझ आया। हमने एक फॉर लूप लिखा और लूप के स्टार्ट में एक i नाम का वेरिएबल बनाकर उसकी वैल्यू सेट कर दी 5। लूप चलते रहने की कंडीशन में लिख दिया i लेस देन 10, और फिर लूप के हर चक्कर के बाद i की वैल्यू को 1 बढ़ाने का कोड लिख दिया। हमने अभी अभी पढ़ा कि i इक्वल टू आई प्लस 1 की जगह i प्लस प्लस भी लिखा जा सकता है। आपको इस कोड को देखकर बताना है कि लूप कितने चक्कर काटेगा, यानी कि स्क्रीन पर कितनी बार हेलो लिखा दिखेगा। सर, एक बार और आप ही समझा देते तो अच्छा था। चलो मैं ही बताता हूँ। शुरू में i की वैल्यू है 5। अगर लूप चलता रहे तो i की वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 6, फिर 7, फिर 8, और ऐसी ही कहानी चलती रहेगी। लेकिन यहाँ हमने लिखा है कि i की वैल्यू 10 से कम होनी चाहिए, यानी जैसे ही i की वैल्यू 10 होगी लूप बंद हो जाएगा। इसका मतलब i की वैल्यू कभी 11 या उससे बड़ी तो होगी ही नहीं, तो इन्हें तो हटा ही देते हैं। अब बात करते हैं i इक्वल टू 10 की। i की वैल्यू 10 होगी तो, पर उसके बाद लूप बंद हो जाएगा, यानी कि लूप सिर्फ i इक्वल टू 5 से लेकर i इक्वल टू 9 तक चलेगा, यानी टोटल 5 बार। देखो 5 बार हेलो लिखा आ रहा है। चलो अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखते हैं। मान लो हमने यहाँ i प्लस प्लस की जगह लिख दिया i माइनस माइनस, तो बताओ अब लूप कितने चक्कर काटेगा? सर, i की वैल्यू तो पहले ही 10 से छोटी है, और लूप के हर चक्कर के बाद हम उसे 1 कम और करते जा रहे हैं। इस हिसाब से तो i की वैल्यू हमेशा 10 से छोटी ही रहेगी, यानी लूप तो कभी बंद होगा ही नहीं। बिल्कुल सही, ये लूप कभी बंद नहीं होगा। इस तरह के कभी ना बंद होने वाले लूप को कहते हैं इनफाइनाइट लूप। इनफाइनाइट लूप कभी बंद तो होता नहीं है,
पर ब्राउज़र उसे चलाते चलाते हैंग ज़रूर हो जाता है। इसलिए लूप का कोड लिखते समय इस बात का ध्यान रखें कि वो गलती से इनफाइनाइट लूप ना बन जाए। लूप के बारे में हमें अभी और भी चीज़ें पढ़नी है, पर वो पढ़ेंगे कोर्स में आगे। इस वीडियो में बस इतना ही। कंप्लीट फ्री कोर्स के लिए विजिट करें www.codeyogi.io।